नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम आपके 1885 से लेकर 1947 तक के पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हमारी ये इस सीरीज़ की आखिरी क्लास है और इसमें आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के साथ हमने शुरू करी थी और पूरे घटनाक्रम को पूरी डिटेल के साथ सिंपल नोट्स के माध्यम से कहानी की तरह और सभी फैक्ट्स को कवर करते हुए हम अब 1947 में पहुंच चुके हैं। आज के वीडियो में हम जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का एटली, इसकी घोषणा के बारे में बात करेंगे, माउंटबेटन योजना के बारे में बात करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उसके बारे में जानेंगे और फिर आजाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसको हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 20वीं क्लास है और आखिरी क्लास है, यानी 20 पार्ट्स में आपका पूरा राष्ट्रीय आंदोलन हमने कवर किया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन के बारे में, संविधान सभा के बारे में बात कर ली थी। प्रधानमंत्री था ब्रिटेन में अब क्लेमेंट एटली, यह लेबर पार्टी का नेता था। क्वेश्चन आता है, जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो एटली, और सरकार पूछेगा किस पार्टी की थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, इसने एक घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में इसने घोषणा करी। प्रधानमंत्री एटली ने कहा 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी भारत की, और अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। क्वेश्चन आता है, किस तिथि को निश्चित किया था अंग्रेजों ने? तो आप ध्यान रखेंगे 30 जून 1948 तक इन्होंने कहा था कि हम यहां से चले जाएंगे। इसी के साथ जो भारत का वाइसरॉय था वेवेल, उसके स्थान पर माउंटबेटन को यहां पर वाइसरॉय नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का 34वां वाइसरॉय था और अंतिम वाइसरॉय भी यही था। यह भारत आया 22 मार्च 1947 को। कुछ जगहों पर लिखा है कि यह 22 मार्च को भारत आया और कुछ जगहों पर है यह 24 मार्च को भारत आया। 22 मार्च को यह भारत आया और 24 मार्च को इसने वाइसरॉय का कार्यभार यहां पर संभाला। तो दोनों डेट्स आपने याद करनी है, खासकर भारत आने वाली। इसके बाद जब माउंटबेटन भारत आया तो इसने यहाँ के जितने भी छोटे बड़े नेता थे सबके साथ मुलाकात करनी शुरू कर दी। मार्च में ये भारत आया था। इसका मेन उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता, यानी जल्दी से जल्दी जितना हो सके भारत को स्वतंत्रता दी जाए, सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाए। इसीलिए माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। इसने सारे बड़े छोटे नेताओं से मुलाकात करी। लगभग 2 से ढाई महीने तक यह मुलाकात करता रहा और अंत में इसने एक निष्कर्ष निकाला कि विभाजन अब यहां पर अंतिम विकल्प बचा है, विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उसी को ध्यान में रखकर माउंटबेटन ने एक योजना बनाई और उस योजना को घोषित किया 3 जून 1947 को। इसी को बोला जाता है माउंटबेटन योजना। किससे संबंधित थी? भारत विभाजन से और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, इस योजना को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे 3 जून योजना कहा जाता है। 3 जून की योजना कहा जाता है क्योंकि इसी दिन माउंटबेटन योजना सामने रखी गई थी। इसे बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। देखिए, ये दो नाम इसके कैसे पड़े। 3 जून की योजना, ये तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इस दिन योजना आई थी, इसीलिए नाम पड़ गया। ये दो नाम इसीलिए पड़े जब माउंटबेटन भारत आया, इसने सारे नेताओं से बात करी। जब इसने निष्कर्ष निकाल दिया कि विभाजन अनिवार्य है, तो इसने फिर एक प्लान तैयार किया। उस प्लान को बोला गया डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, या डिकी बर्ड योजना या बाल्कन प्लान इसको कहा गया। इस प्लान के अंतर्गत यह कहा गया था कि भारत में जो सत्ता है वो प्रांतों को दे दी जाए, फिर वो प्रांत आपस में मिलकर डिसाइड कर लें कि केंद्र में कौन होगा। इस तरीके का प्लान इसने शुरुआत में बनाया। जब ये प्लान इसने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, नेहरू ने उसको खारिज कर दिया और खारिज करते ही कहा कि इस प्लान को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि आप इतने सारे पावर सेंटर भारत में बना के जाएंगे, हर प्रांत को सत्ता सौंप के जाएंगे, कोई भी इस योजना को स्वीकार नहीं करेगा। तब कहा जाता है कि उसने इस योजना को बदला और इसमें कुछ सुधार किए और उन्हीं सुधारों को फिर माउंटबेटन योजना के नाम से पब्लिक कर दिया। तो शुरुआती योजना उसने इन्हीं नामों से बनाई थी। ठीक है, और थोड़े बहुत सुधार इसमें किए गए, सत्ता केंद्र को दी गई।
एक और चीज ध्यान रखना, माउंटबेटन का भारत में जो सलाहकार था उनका नाम था वीपी मेनन, और माउंटबेटन योजना को बनाने में इनका सहयोग वीपी मेनन ने किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब माउंटबेटन योजना हमने देख ली। माउंटबेटन योजना का प्रारूप क्या था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी उनको देख लीजिए। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र यदि चाहें तो अलग अधिराज्य मांग सकते हैं, यानी पाकिस्तान की मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया कि जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं अगर वो चाहें तो उनको अलग देश यहां पर दिया जाएगा। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ये भी माउंटबेटन योजना में कहा गया। और तीसरी चीज कही गई देसी रियासतों के बारे में कि उनको यह डिसीजन लेना होगा या तो वो भारत में विलय कर लें या पाकिस्तान में विलय कर लें या फिर स्वतंत्र रह लें। तो प्रांतों को यहां पर ऑप्शन दिए गए थे कि आप या तो इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया गया था कि आपको दोनों में कहीं ना कहीं जाना ही होगा, ये नहीं किया गया था। तो ये आपकी माउंटबेटन योजना थी। हम बिल्कुल घटनाक्रम जैसे हम शुरुआत से करते आ रहे हैं इस पूरी सीरीज में, ताकि आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद रहें। हमने एटली की घोषणा देखी, माउंटबेटन की एंट्री देखी, फिर भारत में आया, भारत में क्या किया, फिर उसकी योजना, योजना के नाम, और फिर हमने उसके प्रारूपों को देखा। अब इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ 14 जून 1947 को दिल्ली अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, और यहां पर विभाजन का जो ये प्रस्ताव था, यानी जो माउंटबेटन योजना थी, इसको स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन आता है, कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कब किया? 14 जून को। योजना 3 जून को आई थी, 11 दिन बाद इसको स्वीकार कर लिया गया। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, और इनको लेकर एक क्वेश्चन भी आता है कि भारत जब आजाद हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। जो कांग्रेस थी वो शुरुआत से ही विभाजन का विरोध कर रही थी। महात्मा गांधी ने भी अपने स्टेटमेंट दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए विभाजन वो नहीं होने देंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, जब अंतरिम सरकार बनाई, मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कराया गया, उनके 5 मंत्रियों को लिया गया, उसके बाद मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को खड़ा किया, उन सारी चीजों से अब कांग्रेस भी परेशान हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम खुद विभाजन चाहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट किसका था? सरदार पटेल का था, ठीक है। जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक में विभाजन का प्रस्ताव यानी माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव जीबी पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जब गोविंद बल्लभ पंत ने इस प्रस्ताव को यहां पर रखा तो इन्होंने भी एक फेमस स्टेटमेंट दिया। एक इन्होंने कथन यहां पर कहा कि आज हमें आत्महत्या या पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। ये किसने कहा है? गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, जब उन्होंने इस विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस की बैठक में रखा। कांग्रेस के द्वारा इसको पारित किया गया, और जब इसे पारित कर दिया गया, इसका अनुमोदन कर दिया गया, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसको राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये किसने कहा था। प्रस्ताव पारित होने के बाद यह निश्चित हो चुका था कि अब भारत का विभाजन यहां पर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी एक फेमस स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा, पाक का निर्माता जिन्ना नहीं मिंटो है। तो लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय था 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, तो मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। इसी बीच जिन्ना का भी एक स्टेटमेंट आया। जिन्ना ने कहा, हमें सिर कटा पतंगों द्वारा कटा फटा पाकिस्तान स्वीकार किया है। तो ये किसने कहा? जिन्ना ने कहा। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ये चाहते थे कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, माउंटबेटन योजना में कहा था कि वहां पे जनमत संग्रह कराया जाएगा, भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। इनका कहना था कि जनमत संग्रह इस चीज का भी करा लीजिए कि आपको पठानिस्तान अलग चाहिए या पखनूनिस्तान आपको अलग चाहिए, यानी अलग देश, इसका भी जनमत संग्रह करा लीजिए। हालांकि इसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। तो ये किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। तो ये इनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी जब शुरुआत में माउंटबेटन योजना आई थी उसको स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी का भी एक फेमस स्टेटमेंट आया था कि अगर कांग्रेस चाहती है विभाजन हो तो उनको मेरे मृत शरीर के ऊपर से विभाजन करना होगा। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए।
महात्मा गांधी ने माउंटबेटन के साथ मुलाकात भी करी और माउंटबेटन को सुझाव दिया कि आप जिन्ना को सरकार बनाने का आमंत्रण यहां पर देते। जब यह बात कांग्रेस को पता चली तो नेहरू, पटेल सब ने गांधी जी के इस सुझाव का काफी विरोध किया। आखिर में पटेल ने उनको मनाया और गांधी जी ने इस सुझाव को वापस ले लिया और फिर विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया। अब यहां से प्रस्ताव पारित हो चुका था। इसी माउंटबेटन योजना को लेकर एक अधिनियम तैयार किया गया और उस अधिनियम को कहा गया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना से ब्रिटिश संसद में पेश कर एक अधिनियम बना जिसे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। इसकी डेट्स पेपर में आती हैं। ब्रिटिश संसद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यानी भारत की लोकसभा के जैसे, तो वहां पर इसको प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की जो लोकसभा है, जैसे मैंने कहा, यहां से पारित हो गया 15 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? 4 जुलाई को। पहले लोअर सदन से पारित हुआ, उसके बाद जो हायर सदन था यानी वहां का जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां से अगले ही दिन 16 जुलाई को पारित हो गया और 18 जुलाई को इस अधिनियम के ऊपर, इस विधेयक के ऊपर ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई को। संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई को। और अगर ज्यादा डिटेल में जाएगा तो किस सदन से कब पारित हुआ वो भी आप बता देंगे। अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी उनको देखिए, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़ा हुआ ये पूरा एक्ट था। पहला कहा गया 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नाम से 2 भागों में बांट दिया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत का यहां पर बंटवारा किया जाएगा भारत और पाकिस्तान नाम से, ठीक है। और जो विभाजन किया जाएगा माउंटबेटन योजना के आधार पे होगा। दोनों देश अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें कहा गया राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दोनों देशों के पास होगा, यानी दोनों देशों को अधिकार है, वो राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, अलग होना चाहे तो अलग हो सकते हैं। दोनों देशों में अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, यानी दोनों देशों का एक एक गवर्नर जनरल यहां पर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जिन्ना बना था, ठीक है। नया संविधान बनने तक दोनों देशों का शासन 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि भारत आजाद हो गया 1947 में। संविधान निर्माण प्रक्रिया चल रही है 1946 से, तो संविधान अभी बना नहीं है। संविधान बना 1950 में जब लागू किया गया। पूछा जाता है भारत की आजादी से लेकर संविधान लागू होने तक जो शासन चला वो किस एक्ट के माध्यम से चला? 1935। और ये प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। देसी रियासत भारत या पाकिस्तान में विलय करें, यह भी इसमें कहा गया था। मोटा मोटा जो माउंटबेटन योजना थी उसी को स्वीकार किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा और उसी के ऊपर बेस्ड एक अधिनियम बनाया गया था। ब्रिटेन की संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद भारत में या पाकिस्तान में ब्रिटेन की संसद का कोई भी कानून वैध नहीं होगा, यह इसमें कहा गया। सीमा निर्धारण आयोग यहां पर बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच सीमाओं के निर्धारण को लेकर कोई गतिरोध ना हो, कोई युद्ध ना हो, इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया जाएगा जिसका अध्यक्ष रेडक्लिफ होगा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इसी ने उसको डिसाइड किया था, ठीक है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच की जो सीमा है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा जब सीमा आयोग बनाया गया उसका अध्यक्ष कौन था? सीधा टिक करेंगे रेडक्लिफ के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के साथ देश हमारा आजाद हुआ। पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो जिन्ना को बनाया गया और वहां का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना। भारत में गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र देश यहां पर बना दिए अंग्रेजों के द्वारा। यह पूरा घटनाक्रम था, ठीक है। एक और चीज आपसे पेपर में पूछी जाती है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, महात्मा गांधी उस वक्त कहां थे?
आज़ाद जब हुआ उसके पहले विभाजन की घोषणा हो चुकी थी, तो दंगे होने शुरू हो चुके थे। महात्मा गांधी दंगों को शांत करने के लिए उस समय कोलकाता में थे। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। कहां थे? कलकत्ता में थे। दिल्ली में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो आयोजन चल रहे थे उनमें गांधी जी शामिल नहीं थे, वे आपके कलकत्ता में मौजूद थे। तो ये आपका पूरा घटनाक्रम 1885 से लेकर 1947 के भारत की आजादी तक हमने टू द पॉइंट्स यहां पर सारी चीजों को कवर किया। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर करते हुए हम यहां पर चले हैं। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो मंत्रिमंडल देखा था वो भारत का पहला मंत्रिमंडल था, अंतरिम मंत्रिमंडल। ये आजाद भारत का पहला है, ठीक है, क्योंकि जो पिछला वाला मंत्रिमंडल था वो 1946 में बना। उस समय भारत आजाद नहीं था, मुस्लिम लीग के भी उसमें सदस्य थे। ये जो बना है ये आजादी के बाद बना है, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके भी कुछ आपसे नाम पूछ लेता है। जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री बने, विदेशी मामलों यानी विदेश मंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के मंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, साथ में गृह मंत्री इनको बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। आर.के. षणमुखम चेट्टी इनको वित्त मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम इनको श्रम मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। रफी अहमद किदवई इनको संचार मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। फिर ये पूरा जो मंत्रिमंडल है काम करेगा 24 जनवरी 1950 तक और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। आजादी के बाद अगले ही साल नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन आता है किसने करी थी और कब करी थी, तो आपको डेट यहां पर याद करनी है, ठीक है। इसीलिए 30 जनवरी को आज भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 दिन भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को और एक आपके 23 मार्च को, ठीक है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोनों डेट्स आपने याद करनी है। महात्मा गांधी की हत्या पर जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था महात्मा गांधी के निधन पर। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ समाप्त होता है भारत का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन। हमारी एक और सीरीज यहां पर आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद की जो कहानी है कि किस तरीके से देसी रियासतों का विलय किया गया और भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उनके बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में बात करी है कि किस प्रकार देसी रियासतों का विलय हुआ और फिर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उनको आप इस वीडियो से जाकर डिटेल में देख सकते हैं और फिर आगे जो हमारी संविधान की सीरीज चलेगी वहां पर तो हम उसको और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे ही। तो वो वाला टॉपिक राज्यों का विलय वो आपके संविधान वाले टॉपिक में आपका कवर होगा और आप इस वीडियो से भी उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो और ये थी हमारी पूरी सीरीज। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी और काफी सारी नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट आपके यहां पर क्लियर हुए होंगे। अभी हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसमें हमने नदी तंत्र को भी खत्म कर लिया है। जो उत्तर भारत का नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र, इस हफ्ते से ही आपका दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है उसकी भी शुरुआत हम कर देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन आपका खत्म हो चुका है लेकिन हिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। मध्यकालीन भारत हमने दिल्ली सल्तनत तक कवर कर ली थी, उनके प्रशासन तक कवर कर ली थी। उसके आगे की आपकी क्लासेस पढ़ी आपकी बची हैं और साथ में आपका पूरा प्राचीन भारत। तो हिस्ट्री की क्लासेस आपकी बीच बीच में आती रहेंगी। अगले हफ्ते से संविधान की क्लासेस को यहां पर शुरू करने का प्रयास करेंगे। संविधान की जो हमारी क्लास होगी वो भी इसी प्रकार पूरी डिटेल क्लास होगी जिसमें आपकी दृष्टि के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लक्ष्मीकांत जी की जो पॉलिटी है उसके पूरे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। साथ में लूसेंट होगी, किरण होगी, एनसीईआरटी जैसे हम हर सीरीज में करते हैं।
बेस्ड किसी एक बुक पे होगी, लेकिन फैक्ट आपको, कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी किताबों के देखने को मिलेंगे। खास फोकस हमारा 2 बुक्स पर होगा, दृष्टि जीके और साथ में लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ताकि आपका संविधान भी इस तरीके से क्लियर हो जाए जैसे आपका ये राष्ट्रीय आंदोलन हमने क्लियर किया कि इन 20 क्लास के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में वो आधुनिक भारत से बनते हैं और आधुनिक भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक से बनते हैं। तो हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरी सीरीज को यहां पर कवर किया। इसी प्रकार अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे संविधान की सीरीज को यहां पर शुरू करने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।